नमस्कार, मैं दीपक झोलाछाप पत्रकार पेरमानेंट दस्तों का बस्ता। बात की जाती है मध्य प्रदेश में अभी आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में सब पार्टी सक्रिय हो चुकी है। आपको हम एक नई पार्टी का नाम बताने जा रहे हैं, वास्तविक भारत पार्टी। जो एक ऐसा नाम है, आपको सुन के ऐसा लगा वास्तविक क्या है, तो मैं जानना चाहूँगा सर, वास्तविक भारत पार्टी क्या है? देखिए, वास्तविक भारत जो है ये सनातनी भारत है। ऐसा ये भारत वो भारत है जो सच्चाई पर आधारित भारत था। आज़ादी के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, चीज़ें बदलती गई और आज आप देख रहे हैं, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे लोगों का आपसी व्यवहार हो, हम लोग उस स्थिति में नहीं हैं जिस स्थिति में आज से शायद नैतिक रूप से या मानसिक रूप से हम लोग जिस स्तर पर थे आज नहीं है। तो वास्तविक भारत का मतलब वही है कि एक बार फिर से जो खोया हुआ मानसिक गौरव है, जो पुरानी सच्चाई की परंपराएं हमारे यहाँ थी और एक जो सनातनी जीवन पद्धति है, उसको हम लोग दोबारा, इसलिए हमने पार्टी का नाम वास्तविक भारत पार्टी। सर, आपने पार्टी बनाने का ऐसा कौन सा कारण है जो आपने पार्टी बनाई सर? देखिए, कोई कारण इसका ऐसा नहीं। सामान्यतः चूंकि मैं शासकीय सेवा में था तो लोगों को ये लगता है कि शायद सेवा से मैं परेशान हो गया था या मुझे कोई दिक्कत थी। नहीं, मुझे सेवा में कोई दिक्कत नहीं थी और सेवा में रहकर एक अच्छी जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही, मैंने बहुत अच्छा काम किया और लोगों का विश्वास जीता। इस बात को मैं फख्र से कह सकता हूँ। तो नौकरी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे ये लगा कि नौकरी में रहकर आप समाज के हित में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं कि लोगों को उसके खसरा खतौनी समय पे मिल जाए, छोटे मोटे आँखों के आप ऑपरेशन करा दें, लेकिन अगर जिले का या समाज का बेरोजगार आपसे आके कहे साहब मुझे रोजगार दे दो, तो वो कोई भी नौकरी पेशा आदमी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी क्यों ना हो, वो नौकरी देने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए यदि आपको संस्थागत और पॉलिसी के स्तर पर सुधार करना है तो राजनीति ही एकमात्र चारा है कि जहां आप जाके ये काम बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मैं दल बनाकर वो मैदान में हूँ। मेरा लोकतंत्र मेरा अधिकार में सर क्या आप ये भूमिका? मेरा लोकतंत्र मेरा अधिकार जो है ये एक विषय है जो आज के समय में सभी व्यक्तियों के सोचने का विषय है। जब लोग कहते हैं मेरा लोकतंत्र, तो लोकतंत्र की सबकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। मेरी परिभाषा ये है कि लोकतंत्र केवल बहुमत पर आधारित नहीं होता। बहुमत लोकतंत्र में मायना रखता है, ये बात सच है, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत के साथ साथ जो सही बात है उसका भी मतलब होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी गांव में 500 की आबादी है और वो 500 लोग पूरे ये तय कर लें कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है, तो भले ही वो बहुमत में है पर उनकी बात मान्य नहीं है, क्योंकि ये सही बात नहीं है। तो इसी तरह ये है कि लोकतंत्र में बहुमत के साथ साथ सच्ची बात और सच्चे निर्णय का और न्याय का होना बहुत जरूरी है। मेरा लोकतंत्र जो है बहुमत के साथ साथ सच्चाई और न्याय, ये मेरा लोकतंत्र। मानव आयोग क्या अपनी सही भूमिका निभा पा रहा है जी? अब देखिए, किसी आयोग पर ऐसी टिप्पणी करना तो मतलब बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि क्या मानव अधिकार आयोग, क्या बहुत सारे आयोग हैं जो अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। ना उनके पास वैसे संसाधन है, ना उस तरह का हमारे पास शायद फ्रेमवर्क है। और सबसे बड़ी बात, सामान्यतः इस तरह के आयोगों में जो लोग बैठते हैं वहाँ, वो रिटायरमेंट के बाद बैठते हैं, तो वो केवल अपना बुढ़ापा काटते हैं वहाँ जाके। उनके अंदर कोई ऐसा काम करने की, अभूतपूर्व काम करने की कोई क्षमता होती हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसीलिए उन आयोगों में कोई हल बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अभी ताजे मामले में बात चले, सही जगह जगह सीबीआई छापे वगैरह जो पड़ रहा है, ये क्या सही पड़ रहा है? सही मुद्दे में देखिए, छापे अगर पड़ रहे हैं तो निश्चित है उसमें कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट होता है, क्योंकि जितना मैं शासकीय सेवा के दौरान रह के समझ पाया कि हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई गोपनीय सूचना मिलती है और जानकारी मिलती है। क्योंकि हम सब चीज़ों को गलत नहीं कह सकते हैं कि एकदम से सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सूचना मिलने के बाद जो है जब कार्रवाई होती है तो अधिकांश मामले ऐसे जहाँ कुछ ना कुछ गलती पाई जाती है, रुपये पैसे की बरामदगी होती है, रुपये पैसे का लेन देन नहीं पाया जाता, तो फिर ऐसी कार्रवाई को हम गलत एकदम से नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध द्वेषपूर्ण ढंग से की जाती है तब जरूर गलत है, लेकिन अदरवाइज अगर वहाँ से पैसा बरामद हुआ है, अगर वहाँ से आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, निस्संदेह तो फिर वो कार्रवाई सही। आपके चुनाव की क्या प्रक्रिया है?
देखिए, चुनाव की प्रक्रिया तो हमारी तरफ से क्या प्रक्रिया रहेगी, वो तो जो सबके लिए प्रक्रिया है, वो हमारी प्रक्रिया है कि हम भी 230 विधानसभाओं में प्रत्याशी उतारेंगे, अच्छे प्रत्याशी उतारेंगे। और हम ये चाहते हैं इस बार हमारा विचार ये है कि हम बेरोजगार युवाओं को भी प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। हम महिलाओं को रोजगार के साथ साथ उनको भी प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि 50 प्रत्याशी हमारे बेरोजगार शिक्षित बेरोजगारों में से हों, 50 प्रत्याशी हमारी महिलाएं हों और 50 प्रत्याशी किसानों के बीच के लोग, क्योंकि इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व जब तक विधानसभा में नहीं होता तब तक इनके पक्ष में माहौल बनना या इनकी बात सुनी जाना बड़ा मुश्किल काम है। मुद्दे क्या रहेंगे श्रीमान जी? मुद्दे सीधे सीधे हैं। समाज जिस बात से पीड़ित होता है उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। जैसे सरकार के पास अभी बेरोजगारी के लिए कोई प्लान नहीं है। बड़े बड़े नेता जो बात करते हैं तो वो 1000 रुपये देने की बात करते हैं, सिलेंडर की सस्ता करने की बात करते हैं, पर आप देखो कि बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। दोनों दल के जो बड़े बड़े नेता कोई बात नहीं करते। वो कभी महिलाओं की स्थिति उठाने की बात नहीं करते, महिलाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते, अच्छे स्कूलों अच्छे अस्पतालों की बात नहीं करते, अच्छी क्वालिटी के शिक्षक कैसे तैयार करें इसकी बात नहीं करते, डॉक्टरों के पद कैसे भरें इसकी बात नहीं करते। वो बात केवल ये करते हैं कि हम तुम्हें 500 रुपये दे रहे थे, हम 600 कर देंगे, हम तुम्हें 800 दे रहे थे, हम 1000 कर देंगे। अभी जैसे युवा नीति आई है कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। भत्ते के बजाय आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते कि हम रोजगार देंगे? अभी उन्होंने कहा हम 1 लाख आदमियों को 1 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे। अरे भाई, ये रोजगार 20 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल में आपने मुश्किल से 2200-2500 लोगों को रोजगार दिया है, तो अब अगले 4-5 महीने में एकदम से 1 लाख लोगों को आप कैसे रोजगार दे दोगे? जनता को चाहिए कि इन बातों को समझे, बेरोजगारों को भी चाहिए कि इन बातों को समझे। आपके माध्यम से मेरा बेरोजगारों से निवेदन है कि बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है जो पूरा आपका जीवन नष्ट कर देता है। ना तो आप माँ बाप की देखभाल कर पाते हैं, ना भाई बहनों को मदद कर पाते हैं, ना आप अपना पत्नी बच्चों का परिवार चला पाते हैं और ना समाज में कोई योगदान दे पाते हैं। मैं चाहता हूं कि एक भी युवा मध्य प्रदेश में ऐसा ना रहे जिसका समाज में योगदान न रहे। जब हम समाज को योगदान देते हैं तो हम अपनी नजरों में प्रतिष्ठित होते हैं, और प्रत्येक युवा के लिए मैं वो प्रतिष्ठा चाहता हूं कि वो रोजगार के साथ साथ अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य का तो हकदार है ही, वो उच्चतम स्तर की प्रतिष्ठा का भी हकदार है।